हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गया शिक्षा दृष्टि। चलिए, तो आज हम लोग भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने इसके पहले का चैप्टर पढ़ा चुके थे, है ना, कि हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है और उसके बावजूद भी हमें जल की कमी क्यों है ना। तो आज जानेंगे कि भूमिगत जल है जो किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भूमि के अंदर जल आता कहाँ से है, इसके बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी चापानल, हैंडपंप अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? चापानल बोले तो चापाकल, ठीक है, और या फिर नलकूप यानी ये बोरिंग होते, यानी कहने का मतलब हौज यानी कुआं वगैरह बनाने में गड्ढा वगैरह होते देखा ही होगा। आप ध्यान दीजिए कि ये गड्ढा एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती, है ना। जो हौज के लिए गड्ढा बनाया जाता है वो एक समान होता है, क्योंकि वहाँ से आसानी से हम पानी निकाल सके। लेकिन जो हम बोरिंग करवाते हैं नलकूप लगाने के लिए, उसका गहराई समान नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बात के बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सभी जगह समान रूप से पानी नहीं मिलता, यानी कहीं ज़्यादा दूरी भूमि के अंदर है, कहीं कम ऊंचाई पे है, इस प्रकार से मिलता है। इस कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं, यानी कि जहाँ पे पूरा जल एकत्रित रहता है चट्टान के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? भौम जल स्तर कहते हैं। यह जल स्तर पृथ्वी की सतह के नीचे 1 मीटर से कई मीटर की गहराई तक हो सकता है, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे 1 मीटर से लेकर के कई मीटर तक की गहराई तक हो सकता है। इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है, यानी कि इस स्तर से कई मीटर नीचे जब जल पाया जाता है भूमि के अंदर, उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। भौम जल का स्रोत क्या है? आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जल कहाँ जाता है ना। ये सोचने वाली बात है कि आखिर भौम जल आता कहाँ से है पृथ्वी के अंदर, और जब वर्षा होती है तो इतना सारा पानी कहाँ जाता है। हम लोग बिहार में रहते हैं तो हम लोग को पता है कि खास करके जब बारिश के मौसम में उत्तरी बिहार में पूरा उत्तरी बिहार वर्षा यानी कि बाढ़ के पानी से तबाह हो जाता है, और फिर वो पानी आखिरकार चला कहाँ जाता है? तो कुछ तो समुद्र के माध्यम से बहकर नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, और कुछ जो नदी, गड्ढा, आहरा, पोखर, तालाब वगैरह में जमा रहता है वो धीरे धीरे रिस करके भूमि के अंदर चला जाता है। यही क्या है? भौम जल का मुख्य स्रोत है। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। एक क्रियाकलाप दिया है, कह रहा है कि एक आटा चालने के चलनी लीजिए, इससे मिट्टी इस प्रकार भरिए कि थोड़ी जगह खाली रहे, यानी कि एक चलनी लीजिए जिससे कि आटा घरों में चाला जाता है, और उस चलनी में मिट्टी डाल दीजिए और ऊपर का कुछ जगह खाली रखें ताकि उसमें पानी भरा जा सके, ठीक है। चलनी के नीचे समान गहराई का कोई बर्तन रखिए, यानी कि चलनी के आकार का ही, चलनी के व्यास का ही नीचे एक बर्तन रख दीजिए। अब चलनी की खाली जगह में धीरे धीरे पानी भर दीजिए। कुछ समय के उपरांत फिर जल डालिए। अवलोकन कीजिए तो आप पाएंगे कि चलनी के ऊपरी खाली हिस्सों में जल नहीं है। यह कहाँ गया? आप धीरे धीरे जब उसमें पानी डालिएगा, लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस चलनी पे यानी कि मिट्टी के ऊपर जल नहीं, आखिर जल गया कहाँ? यह जल रिसकर बर्तन में जमा हो गया है। क्या इसी प्रकार गमले में लगे पौधों की जड़ के पानी भी नहीं मिलता है? कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार से जब हम गमला में पानी डालते हैं धीरे धीरे वो जल क्या होता है? रिस कर सूख जाता है। तो कुछ तो उसके ऊपर जो ऊपरी परत पर आता है वो सूख कर ऊपर बाष्प के रूप में चला जाता है, और बाकी का जो पानी जो नीचे जाता है मिट्टी में वो क्या होता है? धीरे धीरे रिस कर बाहर निकल जाता है गमले से। क्योंकि जब हम गमला में मिट्टी डालते हैं तो उसी समय उसमें एक छिद्र करते हैं ताकि पौधे की जड़ों में ज़्यादा पानी ना जा सके, इससे पौधा का नुकसान ना हो, तो उस छिद्र के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है रिस कर। चलिए, तो भौम जल भर तथा भौम जल स्तर के बारे में हम जानेंगे। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों में तथा दरारों में भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतर संयंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति होती है। कह रहा है जब वर्षा होती है तो नदी तालाब में जो जल जमा होता है वो धीरे धीरे रिस कर यानी कि धीरे धीरे सूखते अंदर रिस कर भूमि के दरारों के माध्यम से अंदर चला जाता है और वहाँ पे जमा हो जाता है। इस क्रिया को अंतर संयंदन कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? भौम जल की पुनः पूर्ति, यानी कि जो हम जल का ये निकाल लेते हैं पृथ्वी के अंदर से, उसका पुनः पूर्ति हो जाता है। भौम जल स्तर नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों के बीच
परतों के बीच जल संचित हो जाता है। भंडारों को जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। खरा भूमि के अंदर जो कठोर चट्टानों और मिट्टी के बीच जो जमा जल होता है उसको क्या करते हैं, नलकूपों के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं, है ना, और इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए भौमजल स्तर गिरना। आखिरकार जब पृथ्वी पर ये भौमजल स्तर का पुनः पूर्ति हो जाता है तो फिर ये ऐसा क्या होता है कि कहीं कहीं भौमजल स्तर गिर जाता है, यानी कि पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे जाता है। खास करके गर्मी के मौसम जो शुरू होता है तो जो हमारे घर के बोरिंग होते हैं, नलकूप वगैरह होते हैं, उसका फेल हो जाते हैं, यानी कहने के मतलब उनसे पानी निकलना बंद होता है या निकलता भी तो काफ़ी कम। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का असर नीचे जाता, आखिर नीचे जाता क्यों है? क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। सोचने वाली बात है कि आखिरकार हम जब जल निकाल लेते हैं तो फिर वो जल उसके अंदर कहाँ से आएगा, और जब निरंतर अगर जल निकालते रहेंगे तो इस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। भौम जल की पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल के रिसना है, यानी कि वर्षा का जल जब रिसेगा तभी उसका पुनः पूर्ति होगा। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि, वनरोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ ही याद रखने वाली बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। यानी कि पृथ्वी की कह रहा है कि जब गिरावट आता है तो इसका प्रमुख कारण है कि वर्षा कम होता है, या फिर वहाँ पर जो भूमि है उसके अंदर जल नहीं रिस रहा है, या फिर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी वहाँ पर मिट्टी है, बालू है, या फिर भीस है, भीस का मतलब मरा हुआ पत्थर है, या फिर पहाड़ है, इसके कारण वहाँ पर भौम जल नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्रियाकलाप करेंगे। जनसंख्या, प्रसार तथा जल की मांग, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो जल का मांग किस प्रकार से बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण के लिए जल की मांग बढ़ी है। विभिन्न कार्यों में जल के उपयोग की मात्रा का आकलन कीजिए। कह रहा है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, कार्यालय बढ़ रहे हैं, सड़क के निर्माण हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, जल का उपयोग भी बढ़ा है और हमें उसका आकलन करना है, यानी उसे पता करना है कितना बढ़ा है। आपके क्षेत्र में होने वाले उन उद्योगों की सूची बनाइए जिसमें ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। सूची में उपयोग लाए जाने वाले जल की मात्रा भी आकलन की, यानी कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जल का क्या उपयोग हो रहा है उसके बारे में लिखना है। आपके क्षेत्र में वर्षा जल के अलावा सिंचाई के क्या क्या संसाधन हैं, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले सिंचाई संसाधनों की क्या स्थिति है, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सिंचाई, खेतों की सिंचाई किस प्रकार से होती है, और उससे पहले पहले के समय में खेतों की सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, इसका स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अपने गांव या कस्बे में निम्नलिखित स्थान में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाइए, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कितना प्रतिशत जल किस चीज़ में खर्च हो रहा है उसका अनुमान लगा करके आपको ये तालिका में भरना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब आपको खुद से करना है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो आपको ये सब करना कोई भारी बात नहीं है, कर लीजिएगा। चलिए, अपनी कक्षा के 10 छात्रों की सूची बनाइए और उनसे तालिका के अनुरूप प्रश्न कीजिए। प्राप्त उनके उत्तरों को समान अंकित कीजिए, उनके उत्तरों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण के उपरांत आपको कुछ परिणाम मिलेंगे जिसका उपयोग जल प्रबंधन के लिए किए जा सकते हैं। कह रहा है आप अपने कक्षा के 10 छात्रों को नाम लिखिए और उनसे पूछिए कि किस तरह से जल उपयोग होता है और किसकी तरह के यंत्र का उपयोग किया जाता है जल का निकालने के लिए, और उनको लिख करके आप कुछ परिणाम निकालिए जो कि यहाँ पे उसका परिणाम होगा आपको लिखना है। परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे। जल के स्रोत भूमि पर तालाब, नहर, आहर, चर उपलब्ध है ना। भूमि पर जो जल का स्रोत है वो क्या है, ज़्यादातर तालाब है, नहर है, आहर है, चर यानी कि गड्ढा वगैरह में जमा हुआ पानी। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह काफ़ी निकट है, यानी कि भूमिगत जल की जो उपलब्ध है वो सतह भूमि के नीचे काफ़ी निकट है, यानी नज़दीक है। भौम जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है, यही से पता चलेगा किसी कहीं पे ज़्यादा निकट है तो कहीं ज़्यादा नीचे है। नहरों, आहर, तालाब आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छीन भिन्न हो गई है। नहर, तालाब जो है वो सब क्या होते हैं, बाढ़ के कारण टूट फूट गए हैं जिससे उनकी व्यवस्था खराब हो गई है। जल कूपों की सिंचाई, जल निकालते हैं, पंप सेटों का प्रयोग बढ़ा है, यानी कि जल को निकालने के लिए जल कूपों से सिंचाई करने के लिए जल पंप सेट यानी कि मोटर पंप का व्यवस्था बढ़ा है। 6 नंबर, पारंपरिक यंत्रों, रहट, ठोस, मटुकाओं आदि का उपयोग भी हो रहा है, यानी कि अभी भी हमारे ऐसे गांव कई सारे हैं जहाँ पे पुराने विधि से ही जल का उपयोग होता है सिंचाई के लिए। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। इसके अनेक कारण हैं कि जिसका सबसे प्रमुख है ना वर्षा का वितरण है। कारण हमारा राज्य है जहाँ पे क्या है, सभी जगह वर्षा का जल समान रूप से नहीं पाया जाता है और न ही वर्षा होती है, क्योंकि हमारे राज्य में कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम होती है। खासकर उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी बिहार में काफ़ी कम वर्षा होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों
पर बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण बिहार में कम वर्षा होने के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है ना। दक्षिण बिहार जो आपका गया जिला आता है, इधर पटना के नीचे आ जाइए आप, जहानाबाद, गया, अरवल, नवादा, ये सब जिला में क्या होता है, जल की काफ़ी कमी होती है और सूखा पड़ जाता है। चलिए अब जल प्रबंधन के बारे में जानेंगे। आखिर जल कितना कमी है तो हम जल का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, जल का बचाव किस प्रकार से करेंगे। क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ जल छोड़ देते हैं? ये सब आप देखते हैं। जल अगर शहर में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारा पानी पाइपलाइन के माध्यम से, पाइप जो बिछा होता है घरों के जाने के लिए, वहाँ से पानी बहते रहेगा। नल टूटा हुआ रहता है जिससे पानी बहता है। जब हम लोग जब पानी पीते हैं तो गिलास में जल छोड़ते हैं। ये सब क्या है, जल की बर्बादी ही है। इनमें सुधार लाकर हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। जब जल की इतना कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, यानी इसमें सुधार कर सकते हैं, पाइपलाइन को सही करवा सकते हैं, गिलास में पानी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप नंबर 5 है, आप अपने घर में सुबह जागने के उपरांत एवं रात के सोने से पूर्व एक दिन में कितने जल का उपयोग करते हैं? हर बार उपयोग के बाद कितना जल बर्बाद होता है? क्या इनका पुनः उपयोग संभव है? यदि हाँ तो विचार कीजिए किस कार्य में उपयोग किए जाने वाले जल का पुनः उपयोग हो सकता है? नहाने, कपड़े धोने में उपयोग किए गए जल का उपयोग पुनः किस कार्य में के लिए करेंगे? बर्तन धोने के उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग करेंगे? अब कह रहा है कि क्या कितना जल हम सुबह से लेकर के शाम तक खर्च करते हैं, उस जल में हम कितना जल को है कि उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है? क्या बर्तन धोने के बाद हम जल को लाएंगे? नहीं लाएंगे। लेकिन हाँ, कपड़ा धोने, जिस जल से हम कपड़ा धोते हैं उसको सिंचाई के काम में ला सकते हैं। अपने घर के आसपास के बाग बगीचे या फिर गमलों की सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार को लिखना है आपको। अब देखिए वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। अगर वर्षा जल को अगर हम संग्रह करते हैं तो इससे क्या होता है, भूमिगत जल में बढ़ोतरी होती है। यह सबसे अच्छा है भूमिगत जल के बढ़ाने का तरीका। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, बच्चों आदि बनवाए जाते हैं। हमारे गांव में होता है या हमारे राज्य में जल के भंडारण के लिए इस तरह का चीज़ें बनवाए जाते हैं जिससे कि जल वर्षा का जल रुक सके। चलिए इस प्रकार से आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि आपने क्रियाकलाप में पता लगाया कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन से समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया। क्या आपके क्षेत्र में इन्हीं पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा था? कह रहा है क्या हो रहा है कि पहले जो संसाधन था पानी का उसको हमने क्या किया, छीन भिन कर यानी कि समाप्त कर दिया। अब फिर से उस पर क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। किसान भी अपने जिस खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता कर सकते हैं, यानी किसान जो है वो क्या करते हैं, मेड़ के द्वारा पानी खेतों में छोड़ देते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। सिंचाई उतना जल नहीं होता जितना कि जल बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसको भी बचाया जा सकता है। इसके उदाहरण के लिए रूप में हम ड्रिप यानी बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। देखिए इसका फिगर दिया है पिछले देखिए यहाँ पे इसका फिगर है ड्रिप सिंचाई। देखिए यहाँ पे जल का टैंक बना हुआ, इसके पाइप लगा हुआ है और इस पाइप से सारे पौधे के जड़ों के बीच पाइप बिछाया हुआ है। इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ पौधा होता है वहीं पे बूंद बूंद पानी गिरता है और पौधे की जड़ों तक सिर्फ पानी पहुँचता है, बाकी को सूखा रहता है। इससे जल की बर्बादी भी नहीं होती है और पौधों को जल भी मिल जाता है। इसे ही ड्रिप सिंचाई कहते हैं। चलिए इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होगी। अगर हम स्प्रे करके जल का खपत करें तो क्या होगा, जल की खपत काफ़ी कम होगी। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो यहाँ से देखिएगा, आपने देखा होगा कि गमले के पौधे कुछ दिनों तक जल नहीं मिलने से मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि अगर पौधा गमले में अगर पानी नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, उसका पौधा मुरझा जाएगा, इसके उसे जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधे न रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब है अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन का अंत संभव है। बहुत ही जल्द हम लोग क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो हरियाली नहीं रहेगी, यानी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो भोजन कहाँ से आएगा, है संभव? नहीं संभव है। चलिए तो अब हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा हमारे देश के कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जगह बड़े जंगल हैं। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर आदि तरह तरह के कीच, पक्षी, पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं जीव जंतु।
जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षण घोषित कर दिया। अब जितने भी जंगल वहाँ पे जीव जंतु को मारने का अलाउ नहीं है, तो उसके लिए कड़ा पहरा लगाया जाता है और उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ टाइगर यानी टाइगर के संरक्षण के लिए आरक्षित बना है। यहाँ पे ज़्यादातर बाघ पाए जाते हैं और बाघ को मारने का अलाउ नहीं होता, यहाँ पे इसे सारा संरक्षण दिया गया है, यानी कि पुलिस का पहरा दिया जाता है। वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले के भीमबान अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर में लगे छोटे छोटे जंगल भी हैं। इन जंगल में क्या होता है, जीव जंतुओं को सुरक्षा किया जाता है, पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता है, जितने भी उसमें जीव होते हैं उन्हें मारा नहीं जाता है। जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु शहरों के चिड़ियाघरों में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पटना का जैविक संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलता है। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनसे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। जंगल जब अलग अलग तरह का होता है, उससे अलग अलग जलवायु मिलता है, तो उससे क्या होता है, अलग अलग पेड़ पौधे और जंतु देखने को भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हम चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं ना। देखिए आप अगर ऊंचे ऊंचे हिमालय पर जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलेंगे। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्तों वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम के पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम भी पानी होने पर हरे रह जाते हैं। कारण उस इलाके के जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा भी गर्मी पड़ता है तो पत्ते झड़ जाते हैं और हरे रहते हैं। इन जंगलों में प्राय उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले जीव जंतु भी मिलते हैं, और खास करके इस तरह का जो जंगल होता है उसमें उसी तरह का जीव जंतु भी रहते हैं कि जो उस तरह के वनस्पति खाकर जीवित रह सके। फिर है एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है, कह रहा है क्रियाकलाप 6, यदि आप अपने गांव या शहर के आसपास के जंगल या किसी अभ्यारण्य में जाने का मौका मिला हो या उनके बारे में जानते हैं तो आप अपने मित्रों के सहयोग से जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों की सूची बनाइए, है ना। अगर कोई चिड़ियाघर घूमने गए हैं, कभी पटना गए हैं या फिर और कहीं किसी तरह के, राजगीर में भी है बेलू जंगल, तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो उनके वहाँ को किस तरह का पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं उनकी सूची बनाइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे आपको जीव जंतु का पेड़ पौधा का सूची बनाना है। क्रियाकलाप 7 भी है, कह रहा है जंगल की दृष्टि पर्यावरण, जंगल पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। जंगल जो है वो पर्यावरण दृष्टि से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें जंगलों से कई सारे उत्पादन मिलते हैं जिनके हमारे लिए अलग अलग उपयोग हैं। वन पौधों की सूची से औषधीय पौधे एवं इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ों की सूची बनाइए। साथ ही कुछ ऐसे पौधों की सूची बनाइए जिनका उपयोग जंतुओं के भोजन, औषधि तथा इमारती लकड़ियाँ प्राप्त करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए होता है ना। जंगलों से क्या होता है, हमें तरह तरह की लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं, औषधि प्राप्त होते हैं, तो इनको हम क्या करना है, सूची बनाना है, जिससे कि औषधि प्राप्त होता है और इमारती यानी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है, तो इनको सूची बनाना है। यहाँ पे आपको सूची बना तालिका इस तरह से आपको बनाना है और इसको भरना है। औषधीय पेड़ पौधे, इमारती लकड़ी और अन्य उत्पाद के लिए पेड़। क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाख जंगल से प्राप्त किए जाते हैं। कागज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कह रहे जो गोंद हमें मिलता है, लाह जिससे कि हम चिपकाने का काम करते हैं, वो जंगल से प्राप्त होता है। कागज बनाने क्या चाहिए, तो कागज बनाने के लिए पेड़ पौधे चाहिए, घास चाहिए, जिससे कि क्या करता है, काफ़ी गिलास लगा करके फैक्ट्री में कागज का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जैविक उद्यान में जाएंगे, वहाँ उन सभी पेड़ों को लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं। उन वृक्षों, लताओं, पौधों, घासों, फूलों के नाम और उनके बगल में लिखे गए हैं। आप इस संदर्भ में जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर पहचान भी कर सकते हैं। अगर आप जैविक उद्यान अगर जाते हैं तो वहाँ पर लगे पेड़ पौधों के बारे में जान सकते हैं, उनके पेड़ पौधे के बगल में उनका नाम भी लिखा रहता है, इनसे इनको आप पहचान कर सकते हैं और अगर अलग जगह जा कर के इनके बारे में जान सकते हैं। क्रियाकलाप 8, इसके लिए आपको पेड़ पौधों की पत्तियां जमा करना होगा, यदि संभव हो तो फोटो भी लीजिए। जब आप पत्तियां जमा करते हैं तो एक क्रम संख्या देते जाइए, यानी कि जब पत्ती आप जमा कीजिएगा पेड़ पौधे, उनको नंबर देते जाइए। ध्यान रहे कि उसी क्रम में पेड़ों का नाम भी लिखिए जिस क्रम में पत्तियां के क्रम में सजा दी गई। इससे आपको क्या होगा, पत्ती के माध्यम से पत्ती के सामने अगर पेड़ पौधे का नाम लिखेगा तो आपको पहचानने में आसानी होगी। देखिए ये सागवान का वृक्ष एवं पत्ती है, ठीक है। चलिए तालिका दिया है, आकार, क्रम संख्या, पेड़ पौधे का नाम, आकार, लंबाई, मोटाई, पत्ती, फूल और फल तथा अंत इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। अब एक और तालिका है, उपयुक्त तालिका जितनी लंबी हो सके बनाइए, यानी कि जितना आपका पेड़ पौधा आप जानते हैं उसके बारे में बना सकते हैं। इसका विश्लेषण कीजिए। फिर जब भी आप कभी जंगलों के बारे में जानने का अवसर मिले तो अपनी तालिका की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी जब फिर इसके बाद आप जंगल के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसको तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, यानी उसके अंतर प्राप्त कीजिए। आप आनंद का अनुभव करते हुए आप ज्ञान का विकास कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, काफ़ी आपको आनंद मिलेगा और इसके साथ साथ मानसिक विकास भी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है विभिन्न पौधे एक समान नहीं है क्या जलवायु के कारण विभिन्न पौधे एवं जंतु प्रकार भिन्नता पाई जाती है। इस विविधता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। कह रहा अलग अलग जगह जाइएगा तो अलग तरह का पेड़ पौधा मिलेगा, अलग अलग जलवायु के कारण अलग अलग जीव जंतु मिलेगा। इसमें क्या होता है, काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। इस विविधता के जानने का प्रयास करना चाहिए। ये देखिए आपका सेमल का लत्ती है, ठीक है, सेमल का डाली है। अब देखिए वन में खाद्य श्रृंखला, यानी कि जब जंगल होते तो वहाँ पे लोग जीव जंतु का भोजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में जान चुके हैं। आपने यह भी जान लिया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हरित लवक के माध्यम से, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन का संश्लेषण करता है और भोजन खुद बनाता है। जबकि जीव जो हो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी, अंततः पौधे पर निर्भर करें। जीव जैसा भी हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या फिर सर्वाहारी हो, वो किस पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। जो जीव पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। जैसे देखिए, जब हिरण घास को खाया और घास को कौन खा गया, हिरण को कौन खा गया, बाघ खा गया। घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ खा गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो बाघ भी है वो किस पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर निर्भर। जैसे देखिए यहाँ पे क्रम दिया है, घास को ये तिलचट्टा खा रहा है, ये टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप और सांप को बाज खा जा रहा है ना। ये क्या है, एक खाद्य श्रृंखला है जंगल का। घास कीट, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गरुड़, है ना। फिर एक और है घास को हिरण, हिरण को बाघ। इस प्रकार से घास को हिरण, हिरण को बाघ, इस प्रकार से प्रक्रिया चलते रहता है ना। चलिए आगे देखेंगे। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जो क्रम है इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और सभी में परस्पर संबंध होते हैं। यदि किसी एक श्रृंखला में कहीं कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। वन में इसी प्रकार के खाद्य श्रृंखला होते हैं जो कि सब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अगर वन में कोई अगर जीव नहीं रहे, जैसे कि अगर टिड्डा ना हो, टिड्डा नहीं होगा तो मेढक क्या खाएगा, मेढक नहीं खाएगा, मेढक जब नहीं खाएगा तो सांप क्या खाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, सभी जीव जंतु मर जाएंगे और उनकी श्रृंखला प्रभावित, यानी कि काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए सभी जीव का होना क्या है, अति आवश्यक है। यदि हम वन में किसी एक घटक को, पेड़ को हटा ले तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होंगे और पूरी व्यवस्था टूट जाएगी, है ना। अगर जंगल से पेड़ नहीं रहे तो क्या जीव जंतु जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि उन पर ही वो आश्रित है। अब देखिए वन की मिट्टी, मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो ह्यूमस होता है, यानी कि खाद होता है उसमें। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी ऊपरी परत में अधिक होती है। इसकी जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में अधिक होती है। और क्यों होती है, क्या आप जंगल में या सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। आप किसी भी पेड़ पौधे की बागान में जाइएगा तो वहाँ पर ढेर सारी पत्तियां पौधों के सूखे मिल जाएंगे। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं, छोटे छोटे कीटाणु देखे जा सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, जो इन पत्तियों को घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं, आप घटक के रूप में इसे सड़ा लगाकर खा जाते हैं और ये ह्यूमस बनाने में निर्माण की सहायता देते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो जीव हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं और जिससे खाद्य श्रृंखला की भी पूरी होती है। साथ ही पोषण का चक्र पूरा होता है ना। इस प्रकार से पोषण का प्रक्रिया चलते रहता है। जो ह्यूमस बनता है उससे फिर पेड़ पौधे उगते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, जीव जंतु खाते हैं और फिर अलग अलग जंतु खाते हैं। चलिए क्रियाकलाप 9 है। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसमें सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। देखिए क्या गड्ढा के भीतर गर्म लगता है, सोचिए ऐसा क्यों होता है ना। जब ऐसा करते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे या फिर पत्तियां, सूखी पत्तियां वगैरह या फिर कचरे, कटे फटे फल वगैरह डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं, तो आप निकालिएगा 2-3 दिन बाद वहाँ पर गर्मी महसूस, क्योंकि वो क्या होता है, अब घटित होने लगता है, ठीक है, जिससे कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वो वहाँ पर सारा गर्म हो जाता है। अब देखिए पादप, यह है वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। जो हमें ऑक्सीजन लेते हैं वो भी कहाँ से आता है, जंगल से ही आता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार से पादप क्या ऑक्सीजन हमें देता है, जो जंतु लेता है, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि पादप लेता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलते रहता है। चलिए कह रहा वास्तव में अपघटन एक रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जब अपघटन होता है तो उससे हीट निकलता है, ऊष्मा निकलता है, जिसके कारण गड्ढा क्या हो जाता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है
हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है। वृक्ष अपने जल से अवशोषित करते हैं, वृक्ष कहते हैं अपने जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं, यानी कि वो जल अवशोषित करते हैं और जब उनसे ज़्यादा जल हो जाता है, जिस तरह से हम लोग जब पानी पीते हैं और हमारे शरीर से जो पानी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो सघन के माध्यम से है ना बाहर निकालते। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे अपने जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं और जलवाष्प के माध्यम जल को निर्मुक्त करते हैं। आप किसी पौधा को लीजिए और उसकी टहनियों उसे काट करके प्लास्टिक में बंद कीजिए, आप देखेंगे कुछ समय बाद वो प्लास्टिक संघनित हो जाता है, उसमें जल की बूंदें आ जाती है। ये क्रिया इसके कारण होता है क्योंकि जल वाष्पित होता है। ये प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। वन जीव जंतुओं को आश्रय, भोजन तथा भोजन प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। आपने वर्षा के दिनों में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या में वृद्धि सहायक होते हैं, है ना। सड़े गले गोबर वगैरह या फिर पेड़ पौधे लकड़ियाँ उस पर छोटे छोटे अथी निकल आते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मशरूम भी बोला जाता है। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था पर उनकी संख्या में वृद्धि सहायक होता है। वन जो है वो शाकाहारी जीव को क्या देता है, सबसे ज़्यादा भोजन देता है। वन नहीं रहेगा तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए प्रचुर मात्रा में आहार उपलब्ध होता है। जब शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाएंगे तभी तो मांसाहारी जीव को शाकाहारी जंतु खा पाएंगे। जंतुओं के विभिन्न किस्में वन में पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होता है। जंतु के जो किस्म होता है वो अलग प्रकार के होते हैं और वो जंगल में ही पनपते हैं, विकसित होते हैं। अब घटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होता है। अब घटक जो होता है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जो पेड़ वहाँ पर उपलब्ध पेड़ पौधे हैं उनको पोषक तत्वों की उपलब्धि हो जाती है, मिल जाती है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो कि जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। वन जो है क्या है, गतिक सजीव इकाई है, यानी कि जीवों की सजीव का एक बहुत बड़ा इकाई है। इससे क्या होता है, भोजन की क्षमता पूरी होती है और ये प्रक्रिया जीवन भर चलते रहता है। वर्षा जल वन में वृक्ष की पत्तियों, तनों, लताओं, बितानों से होकर फुहारों के रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतरः स्रावित होकर भौम जल की स्तर वृद्धि करता है। कहता है कि जो वर्षा का जल आता है पृथ्वी पर वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, जल रिस कर भूमि के अंदर जाता है, जिससे क्या होता है, भौम जल स्तर में वृद्धि होता है। वन भू अपरदन को रोकता है। जंगल जो है वो भू अपरदन को रोकता है। जब पानी का बहाव तेज होता है तो उसकी जड़ों से क्या होता है, मिट्टी का कटाव रुक जाता है। इससे भूमि अपरदन नहीं होता, यानी मिट्टी नहीं करता है और भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है। इससे क्या होता है, उसकी उपजाऊ शक्ति जो नहीं बढ़ती, इससे उसकी उर्वरता शक्ति बने रखते हैं। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। बाढ़ से ही बचाता है, क्योंकि नदी कट्टा अगर कट जाएगा तो क्या होगा, हमारे गाँव में या शहर में पानी आ जाएगा। इससे पेड़ पौधे में बचाते हैं, इसलिए जंगल क्या है, जरूरी है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती, कारखानों एवं आबादी को बचने के लिए वनों को जिस प्रकार से इसे काटा जा रहा है, ठीक है, तेजी से काटा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यह एक सोचनीय विषय है कि अगर बस वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। अगर जिस प्रकार से तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है और उनके लिए उनकी पूर्ति के लिए जंगल को काटा जा रहा है, इसी तरह के काटा जाते रहे तो क्या होगा, वन लुप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन संकट में आएगा। इसलिए जंगलों को बचाना काफ़ी जरूरी है। चलिए, इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। चलिए, इसका आंसर क्वेश्चन यहाँ पे है, महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, नीचे में आंसर क्वेश्चन है जो कि आपको हम इसके अगले वीडियो में करवा देंगे। चलिए, तो हमारे गया दृष्टि में फिर से आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दें ताकि आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।